चले खबरों की शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनावी बिगुल बजाते हुए कहा कि पहाड़ी रियासत में एक फेज में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और साथ ही वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले मुबैने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। कार्बन डेटिंग की मांग वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो कोर्ट की ओर से अपने फैसले में साफ कर दिया गया है कि मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराकर इसकी उम्र के मुतालिक साइंटिफिक फैक्ट्स हासिल नहीं किए जाएंगे। हिंदू फरीक इस शिवलिंग को प्राचीन विश्वेश्वर महादेव करार दे रहा है, वहीं मुस्लिम फरीक इसे लगातार फव्वारा बताते हुए कार्बन डेटिंग की मुखालिफत कर रहा है। वहीं कोर्ट के फैसले ने ज्ञानवापी मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज पर बवाल शुरू हो गया है। गुरुग्राम के पटौदी कस्बे के गांव बहुड़ा कला में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और मस्जिद को ताला लगा दिया गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों का मेडिकल कराया गया। तो पुलिस ने इस मामले की FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल इस हंगामे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि गांव का माहौल बिगाड़ने के चलते इस हरकत को अंजाम दिया गया है। सऊदी किंगडम ने एक तारीखी फैसला किया है। हज और उम्राह के लिए खवातीन को अब मेल गार्जियन या महरम के साथ की जरूरत नहीं है। अब बिना महरम के भी खवातीन हज या उम्राह कर सकती हैं। सऊदी अरब के हज और उम्राह वजीर तौफीक बिन फवजान अल रबिया ने एक बयान में कहा है कि फैसले दुनिया भर के लोगों पर लागू होंगे। सऊदी किंगडम ने रियाद में इस तारीखी फैसले का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पहले खवातीन और बच्चों को बिना गार्जियन के हज और उम्रा करने की इजाजत नहीं थी और इसके लिए उन्हें एक पुरुष की जरूरत पड़ती थी जो पूरे हज के दौरान उनके साथ होते थे। सऊदी किंगडम का मानना है कि इस फैसले से परेशानियों से घिरी खवातीन के लिए हज और उम्रा करना अब आसान होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। 37वें दिन पदयात्रा कर्नाटक के रामपुरा से शुरू हुई है। पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ पार्टी के नेता और कारकुनान साथ चल रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसने 30 सितंबर को केरल से कर्नाटक में एंट्री की थी। कर्नाटक में ये यात्रा 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी भी 6 अक्टूबर को इस यात्रा में शामिल हुई थीं। वहीं कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सदर के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेंगे। अगर सभी तथ्यों को संज्ञान में लिया जाए और एक निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने 50 साल से ज्यादा अपनी जिंदगी के कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगाए हैं और नीचे से उठकर विभिन्न पदों पर उनको सेवा निभाने का अवसर मिला है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इस परिस्थिति में और इस परिप्रेक्ष्य में शायद कांग्रेस पार्टी को जो एक सेफ पेयर ऑफ हैंड्स की जरूरत है, जो एक ठहरे हुए वक्तव्य पर्सनालिटी की जरूरत है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के रूप में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग NSUI से निकले हैं, यूथ कांग्रेस से निकले हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में काम किया है, जिला कांग्रेस कमेटी में काम किया है, प्रदेशों में काम किया है, 40-50 साल जिन्होंने अपनी जिंदगी के कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगाए हैं, संगठन का जो मूल रूप स्वरूप होता है, संगठन की जो चुनौतियां होती हैं, उनका निर्वहन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत भी मल्लिकार्जुन खड़गे की हिमायत में उतरे हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भारी मतों से कामयाब होंगे। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्टी के बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं। जो व्यक्ति लगातार 9 चुनाव विधानसभा के, 2 चुनाव लोकसभा के जीते हों, राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। आप सोच सकते हैं कि
50 साल से अधिक का समय जिंदगी में हो गया। इतने अनुभव प्राप्त किए, चाहे असेंबली में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा के अंदर है। तो हम लोग प्रस्ताव उनके बने हैं। प्रस्ताव भी कौन सी डिसीजन लिया कि ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर चुका है। वो व्यक्ति जो हिंदी और इंग्लिश में कमांड रखते हैं और जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया है, संघर्षमय जीवन जिया है, जिससे कि कांग्रेस जन भी उनसे प्रेरणा ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष वो बनना चाहिए जो कि सेंट्रल में, विधानसभा में, लोकसभा में लंबा अनुभव के साथ में उनका जो व्यवहार है कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में उनके संपर्क हैं, उनकी जो हैसियत है आज तमाम विपक्षी दलों से वार्ता करने की, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ में जो संघर्ष है वो तमाम विपक्षी दलों को मिलकर लड़ना है। और तमाम विपक्षी दल मिलकर जब लड़ेंगे तो एक ऐसा व्यक्तित्व कांग्रेस अध्यक्ष होगा जो कि सब पार्टियों के साथ लेने की क्षमता रखता हो। वो तमाम योग्यता देख करके मैं समझता हूँ कि हम सब ने इनका प्रस्ताव बने हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डेलीगेट हैं वो भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे और कामयाब होने के बाद में ये हमने सबका मार्गदर्शन करेंगे और कांग्रेस मजबूत होकर के प्रतिपक्ष की नेशनल पार्टी के रूप में उभर के सामने वापस आएगी। ये मेरी सोच है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला है और गुजरात में व्यापक घोटाला है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला है, गुजरात में व्यापक घोटाला है, हर परीक्षा में घोटाला। तो यह सवाल हम सबको एक आवाज में उठाना चाहिए, मीडिया को यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, और जो सरेआम मालूम है कि किसने धांधली की उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। मजबूरी क्या है आपकी? कारण क्या है ये? प्रियंका गांधी इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और न आपके पास पैसा है, और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। चलिए, कर्मचारियों की बात हुई, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहाँ? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिससे मिलती हूँ, बीए पास, एमए पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी, तो कैसी सरकार है ये? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागबानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहां पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 30 और 31 अक्टूबर को छठ त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए खास इंतजामात किए जाएंगे। 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्योहार है।
हम सब लोग, पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्यौहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। गुजरात के आप सदर गोपाल इटालिया के पीएम मोदी की मां को लेकर दिए गए बयान पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने पीएम मोदी की मां का अपमान इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं होने दे रहा। उल्लंघित मर्यादाओं को इस कदर एक नई परिभाषा देना, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता एक 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पा प्रधान सेवक का दायित्व का निर्वाह किया। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है।